नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं विष्णु कुमार आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी राजस्थान एग्ज़ाम पर। साथियों, कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद भी है और पूरा विश्वास भी है कि आप बहुत बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को आगे लगातार बढ़ा रहे होंगे। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा जो राजस्थान ज्योग्राफी वाला टॉपिक चल रहा था, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है हमारा, वो राजस्थान का आबोहवा तंत्र चल रहा था। कौन सा? ड्रेनेज सिस्टम ऑफ राजस्थान। ड्रेनेज सिस्टम ऑफ राजस्थान, ये वाला पार्ट चल रहा था। इसमें हमने दो तरह की नदियाँ देख ली थी। एक वो नदियाँ जो अरब सागर में जाती है, ये हमने कंप्लीट कर ली थी। एक वे नदियाँ जो अंतः प्रवाह की नदियाँ हैं। कौन सी नदियाँ हैं? अंतः प्रवाह आबोहवा तंत्र की नदियाँ हैं। ये भी हमने क्या कर ली थी मित्रों? कंप्लीट कर ली थी। नेक्स्ट हमारे सामने जो टॉपिक बचता है साथियों, वो है हमारे कौन सी नदियाँ? जो नदियाँ बंगाल की खाड़ी में जाती है। कौन सी खाड़ी में? बंगाल की खाड़ी में जाने वाली जो नदियाँ हैं प्यारे मित्रों, वो जो है बंगाली खाड़ी में जाने वाली नदियाँ हैं, ये हमारी बाकी है। इसमें मुख्य रूप से एक नदी आती है जिसका नाम है चंबल नदी, ठीक है ना। और एक दूसरी नदी आती है जिसका नाम है हमारे बनास नदी। और एक नदी को हमने कल देख लिया था जिसका नाम है बाणगंगा नदी। इस नदी की कल हमने चर्चा कर ली थी। और एक नदी आती है जिसका नाम है गंभीर नदी, ठीक है ना। ये नदियाँ पढ़ेंगे जब बनास और चंबल पढ़ेंगे तो बाकी सभी नदियाँ जो आपके दिमाग में आ रही है, घोड़ा पछाड़ नदी हो गई, मेज हो गई, कोठारी हो गई, खारी हो गई, डाई हो गई, मोरेल हो गई, मानसी हो गई, वो सब नदियाँ इसके अंदर शामिल हो जाएगी। काली सिंध हो गई, पार्वती हो गई, आहू हो गई, परवन हो गई, सीप हो गई, कूलू हो गई, कून हो गई, सब नदियाँ इसके अंदर आपको मिल जाएगी। वो ये दो मुख्य नदियाँ हैं, चंबल और बनास। साथियों, आप जानते हैं कि अगर आप अनअकैडमी का प्लस वाला कोर्स खरीदते हैं तो उसके लिए आपको अभी वर्तमान में 58% ऑफ चल रहा है। यानी केवल 583 रुपये महीने के अंदर वो कोर्स आप परचेज़ कर सकते हैं। अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर आप जाकर उस कोर्स को परचेज़ कर सकते हैं। और अगर आप VISHNU विष्णु 10 का यूज करते हैं इस कोड का, तो आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। विष्णु 10 का अगर आप यूज करते हैं तो इसके अंदर आप पूरी तैयारी, आपकी जो तैयारी है उसको घर बैठे बिल्कुल अच्छी तरीके से, और किसी भी जो कोचिंग में आप बैठते थे जाके, उससे बेस्ट तरीके से कंप्लीट कर सकते हो। इसमें कोई डाउट नहीं है साथियों। और साथियों, एक बात ये कि आपका जो राजस्थान ज्योग्राफी का टेस्ट है, किसका टेस्ट है? राजस्थान ज्योग्राफी का टेस्ट है। वो आज रात को 9 बजे आपका ज्योग्राफी का टेस्ट है, वो होगा, ठीक है। तो आप उसके लिए वो होगा कहाँ पे? वो आपके जो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप है, इसके ऊपर वो आपका जो है टेस्ट होगा। तो आप उसका ज़रूर ध्यान रखें। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आबोहवा तंत्र की बात कर रहे हैं हम। तो आबोहवा तंत्र में आइए चलते हैं हम चंबल नदी पर। साथियों, कल हमने देख लिया था हमारी बाणगंगा नदी। आज हम बात करते हैं चंबल नदी की। किसकी? चंबल नदी की। बड़ी महत्वपूर्ण है साथियों, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो आओ भाई बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर आपको देखो, ये दिखाई दे रहा है चंबल, दिखाई दे रहा है आपको चंबल नदी। देखो, पहले मैं मैप से समझा देता हूँ आपको, उसके बाद में फिर इसका थ्योरी जो है उसकी चर्चा कर लेंगे। देखो, ये नाम दिखाई दे रहा है आपको चंबल। ये कहाँ से निकलती है साथियों? मध्य प्रदेश में एक पहाड़ियाँ हैं। इन पहाड़ियों का नाम है जाना पाव की पहाड़ियाँ, यानी जाना पाव की पहाड़ियाँ। ये कहाँ पर है? ये इंदौर एक ज़िला है, और महू के पास में मध्य प्रदेश में, वहाँ पर ये पहाड़ियाँ स्थित है। और ये पहाड़ियाँ किसका भाग है? ये विंध्याचल माउंटेन रेंज का भाग है, पहली बात, ठीक है। उसके बाद ये राजस्थान में प्रवेश करती है, और उसके बाद में ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। यानी कितने राज्यों में बही? ये 3 राज्यों में बही। पहली बात, उत्तर प्रदेश में कहाँ पर मिलती है? ये यमुना नदी में मिलती है। और वह जो स्थान है जहाँ पर चंबल नदी यमुना में मिलती है, उसका नाम है मुरादगंज। और मुरादगंज कहाँ पर है? इटावा में। और इटावा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। और कौन सी नदी में मिलती है? यमुना नदी में मिलती है। अब यहाँ पर देखो, इस वाले मैप में आप ये देखिए कि ये जो नदी दिखाई दे रही है आपको, जो ग्रीन कलर की मैंने डॉट करी है, यही क्या है? आपके चंबल नदी है, जो कि MP, राजस्थान और UP में फ्लो करती है। और उसके बाद में जो है यमुना में मिलती है, और यमुना गंगा में मिलती है, और गंगा ब्रह्मपुत्र में मिलती है,
और अंतिम रूप से कहाँ चली जाती है, बंगाल की खाड़ी में चली जाती है साथियों। तो ये है मोटी मोटी बात। अब बात करते हैं तो कितने राज्यों में बही ये, 3 राज्यों में बही। एक राज्य का नाम क्या है आपके मध्य प्रदेश, दूसरे का नाम है राजस्थान और तीसरे का नाम है उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब बात करते हैं राजस्थान की। साथियों राजस्थान का देखो ये 2 बिंदु हैं, एक तो ये वाला बिंदु है और एक ये वाला बिंदु है। राजस्थान के अंदर 84गढ़ जगह के अंदर ये एंटर करती है। और 84गढ़ कहाँ पर है, भैंसरोडगढ़ में है। कहाँ पर है मित्रों, भैंसरोडगढ़ में। और भैंसरोडगढ़ किसका भाग है, चित्तौड़ का भाग है। तो ये वाली जो जगह है ना, ये देखो ये गांधी सागर डैम आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला उसके ऊपर यहाँ पर राजस्थान में एंटर करती है, जहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है राणा प्रताप सागर बांध। ये जो जगह है ये है 84गढ़। 84गढ़ किसका पार्ट है, भैंसरोडगढ़ का पार्ट है। और ये कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में है। उसके बाद देखिए ये चित्तौड़गढ़ में बहती है। उसके बाद में कोटा और बूंदी की सीमा बनाते हुए ये कोटा में से आगे बढ़ती है। उसके बाद ये सवाई माधोपुर में बहती है। उसके बाद करौली, उसके बाद में धौलपुर में बहते हुए ये बाहर निकल जाती है इस जगह से। ये जो जगह है जहाँ से बाहर निकलती है इसका नाम है दोस्तों पीनाहट। और पीनाहट कहाँ पर है, धौलपुर में। यानी राजस्थान में कहाँ से एंटर हुई, 84गढ़ चित्तौड़ से एंटर हुई और कहाँ से बाहर निकली, पीनाहट धौलपुर से ये बाहर निकल गई। बात समझ आ गई आपको, राजस्थान में कहाँ से, 84गढ़ से एंटर और पीनाहट धौलपुर से बाहर। आ गई बात समझ में। अब देखो अगली बात, ये तो हमने मोटी मोटी बात करी है कि कहाँ से निकलती है, कहाँ ज्वाइन करती है, राजस्थान में कहाँ एंटर करती है और राजस्थान में कहाँ से बाहर निकलती है और कितने राज्यों में बहती है, 3 राज्यों में बहती है। अब देखो राजस्थान में कितने जिलों में बहती है, तो साथियों राजस्थान में ये 6 जिलों में बहती है। कितने जिलों में बहती है, 6 जिलों में बहती है। अब कौन कौन से जिले हैं, अब आप ही देख लो। यहाँ पर चित्तौड़गढ़ है पहला जिला, उसके बाद कोटा है 2, उसके बाद बूंदी है 3, उसके बाद सवाई माधोपुर है 4, फिर करौली है 5 और फिर हमारे धौलपुर है 6। यानी राजस्थान में कितने जिलों से बही, 6 जिलों से। याद रखना साथियों, एक लूणी नदी हमने पहले स्टडी कर ली है, जो भी कितने जिलों से बहती है, 6 जिलों से बहती है भाई मित्रों। ठीक है ना, तो 2 नदियाँ हो गई जो 6 जिलों से बह रही है। आगे चलते हैं। अगर हम बात करें इसकी सहायक नदियों की, तो देखो एक मोटा मोटा आप यूँ देखना कि देखो ये काली सिंध है। कौन सी नदी है ये, काली सिंध, जो कि हमारे मध्य प्रदेश से आती है। काली सिंध की एक सहायक नदी है जिसका नाम है आहू, जो कि मध्य प्रदेश से आती है। और काली सिंध की एक सहायक नदी है जिसका नाम है परवन, जो कि हमारे बारां में एंटर होती है और मध्य प्रदेश से आती है परवन। तो 3 नदियां तो ये हो गई, काली सिंध हो गई, आहू हो गई और परवन हो गई। उसके बाद देखिए एक नदी फिर मध्य प्रदेश से आती है जिसका नाम क्या है, पार्वती। पार्वती जो है मध्य प्रदेश से आती है, बारां में एंटर करती है, वापस मध्य प्रदेश में जाती है और उसके बाद में किस में मिलती है, हमारे जो चंबल नदी है इसमें मिल जाती है पार्वती। उसके बाद एक छोटी सी नदी आती है सीप नदी, जो कि हमारे सवाई माधोपुर में मिलती है और यहाँ पर एक त्रिवेणी संगम बनाती है। उसके बाद आगे देखिए एक छोटी सी नदी और है कूनू। कूनू नदी का उद्गम भी मध्य प्रदेश से होता है। उसके बाद में बारां से बहती है और फिर वापस जो है मध्य प्रदेश में चली जाती है। इस तरह से कूनू नदी जो है आगे जाकर राजस्थान की सीमा पर करौली के पास जाकर किस में मिल जाती है, हमारे चंबल में मिल जाती है। अगर बात करें लेफ्ट साइड में, तो देखो चित्तौड़गढ़ में एक छोटी सी नदी आकर मिलती है जिसका नाम है बामनी नदी। उसके बाद में एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है मेज नदी। उसके बाद में एक नदी और है जिसका नाम है बनास, और हमारे राजसमंद से निकलती है और सवाई माधोपुर में आकर किस में मिल जाती है, हमारी चंबल में मिल जाती है। तो ये सहायक नदियाँ थी, इन सब की चर्चा करेंगे आगे। आओ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं बांध। इस नदी के ऊपर 4 बांध बने हुए हैं साथियों। कितने बांध बने हुए हैं, 4 बांध। ये 4 बांध, ये नदी है, इसमें एक बांध बना हुआ है। इस बांध का नाम है गांधी सागर बांध। क्या नाम है, गांधी सागर। और गांधी सागर बांध जो है ये कहाँ बना हुआ है, ये आपके मंदसौर जिले में बना हुआ है। और मंदसौर जिला कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, पहला बांध ये है। दूसरा बांध थोड़ा ऊपर चलते हैं, हमारे एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है राणा प्रताप सागर। क्या नाम है दोस्तों, राणा प्रताप सागर बांध। और राणा प्रताप सागर बांध कहाँ पर है, हमारे चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में। उसके बाद आगे चलते हैं, कोटा में एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है जवाहर सागर डैम। जवाहर सागर ये कहाँ पर है, ये हमारे कोटा में है। उसके बाद फिर ऊपर चलते हैं, फिर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है कोटा बैराज। क्या नाम है दोस्तों,
कोटा, बैराज, ये 4 बांध बने हुए हैं साथियों इस पे। तो गांधी सागर बांध से जो विद्युत का उत्पादन होता है वो होता है हमारे 115 मेगावाट। राणा प्रताप सागर बांध से जो विद्युत का उत्पादन होता है वो होता है 172 मेगावाट। और जवाहर सागर से जो विद्युत का उत्पादन होता है वो होता है 99 मेगावाट। और ये जो चंबल परियोजना है, कौन सी परियोजना है? चंबल परियोजना। जो ये चंबल परियोजना है साथियों, ये हमारे 2 राज्यों की परियोजना है। किस किस की है? एक तो राजस्थान की है और दूसरा हमारे मध्य प्रदेश की है। राजस्थान का हिस्सा 50% है और मध्य प्रदेश का हिस्सा 50% है। तो जो ये टोटल हमारे इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हो रहा है, इसका 50% कौन रखता है? राजस्थान रखता है। और बाकी 50% कौन रखता है? हमारे मध्य प्रदेश रखता है। बात समझ आ रही है आपको? कोटा बैराज से क्या होता है? विद्युत का उत्पादन नहीं होता। विद्युत का उत्पादन नहीं होता, ये प्रश्न भी आया हुआ है। विद्युत का उत्पादन नहीं होता तो किस काम में आता है ये आपके सिंचाई सुविधाएं बढ़ाने में। क्या बढ़ाने में? सिंचाई सुविधाएं बढ़ाने में और पेयजल के लिए इसको प्रयोग किया जाता है। बात समझ गए आप? और राणा प्रताप सागर बांध की एक खास बात और है। राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। अब बड़ा कैसे हुआ भाई? मैंने आपको बताया था राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध जाखम डैम है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 81 मीटर है। जाखम नदी पर है और कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में। मैंने आपको बताया था राजस्थान का सबसे लंबा बांध। राजस्थान का सबसे लंबा बांध माही बजाज सागर डैम है, जिसकी लंबाई कितनी है? 13109, यानी लगभग 3 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब मैं आपको बता रहा हूँ राजस्थान का सबसे बड़ा बांध, यानी कैपेसिटी किस बांध की सबसे ज़्यादा है? राणा प्रताप सागर यानी आरपीएस। राणा प्रताप सागर की कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है और ये कहाँ पर है? ये आपके चित्तौड़गढ़ में है। तीनों सवाल अलग अलग हैं और कई बार क्वेश्चन में पूछे गए हैं, ध्यान रखना। राजस्थान का सबसे ऊंचा, सबसे लंबा और सबसे बड़ा बांध, ठीक है ना? इसमें गलती नहीं होनी चाहिए आपकी बिल्कुल भी। ये हुई आपकी बेसिक बात कि इसके ऊपर कितने बांध बने हुए हैं और क्या क्या है, ठीक है ना? तो अगर ये टोटल करोगे तो राजस्थान का जो हिस्सा आएगा वो आएगा आपके लगभग 193 मेगावाट, 193 मेगावाट, ये राजस्थान का हिस्सा है। तो ये होती है इसमें विद्युत का उत्पादन, जिसको एग्जाम में कई बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा, इसलिए आप इसका विशेष ध्यान रखें भाई, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, इसके ऊपर एक त्रिवेणी संगम है। इस नदी के ऊपर एक त्रिवेणी संगम है। अब त्रिवेणी संगम क्या होता है? जहाँ पर 3 नदियाँ आकर मिलती है उसे त्रिवेणी संगम कहते हैं। और हमारी हिंदू परंपराओं में अगर ऐसा कोई त्रिवेणी संगम होता है तो बड़ा महत्वपूर्ण होता है, उसको अच्छे से हम मानते हैं और ऐसा मानते हैं कि वो देवताओं का निवास होता है और वहाँ पर पवित्र स्थान होता है। यानी वो क्या होता है? एक होली पैलेस होता है, पवित्र स्थान होता है। तो देखो चंबल नदी, ठीक है ना? चंबल नदी में एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है सीप नदी, और ये कहाँ से आती है? मध्य प्रदेश से। और राजस्थान के राजसमंद जिले से एक नदी आती है जिसका नाम है बनास नदी। ये तीनों आकर जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु का नाम है सवाई माधोपुर का एक गांव है, एक जगह है जिसका नाम है रामेश्वरम। रामेश्वरम में आकर ये तीनों नदियां आपस में मिल जाती है और किसका निर्माण करती है? एक त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। इसको आप भूलना नहीं है, इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखना, इसको याद रखना भाई, ठीक है ना? ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर क्या है? ये त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है रामेश्वरम में। तो 3 नदियाँ कौन कौन सी है? बनास, चंबल और सीप। यहाँ पर क्वेश्चन क्या आएगा साथियों? क्वेश्चन आपके ये भी आ सकता है कि निम्न में से रामेश्वरम की जो त्रिवेणी संगम है यहाँ पर कौन सी नदी शामिल नहीं है? 3 ऑप्शन में होगी बनास, चंबल, सीप, एक दूसरी नदी होगी, ठीक है ना? या फिर ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि रामेश्वरम में जो 3 नदियाँ मिलती है वो निम्न में से कौन सा जोड़ा है? तो उसमें से एक जोड़ा होगा बनास, चंबल और सीप। तो उसको आपको क्या करना है? आपको सेलेक्ट करना है। इसके अलावा देखो, मैं अब तक आपको 2 त्रिवेणी संगम बता चुका हूँ। एक बताया बेणेश्वर धाम। बेणेश्वर धाम कहाँ पर है? नवाटापुरा डूंगरपुर में है। वहाँ पे 3 नदियाँ जाखम, सोम और माही नदी मिलती है और वहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है, माघ पूर्णिमा को मेला लगता है, जिसे आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। ये एक ये बताया। दूसरा मैंने बताया रामेश्वरम में, जो कहाँ पर है? हमारे सवाई माधोपुर में है। इसके अलावा 2 त्रिवेणी संगम और है जो किस नदी पर है? बनास पर। तो जब बनास पढ़ेंगे तब उन दोनों की बात करेंगे। तो टोटल आपके पास में 4 त्रिवेणी संगम हो जाएंगे ऑथेंटिक रूप से, ठीक है साथियों? आगे बढ़ते हैं। चंबल नदी। चंबल नदी का पुराना नाम क्या है? चमनवती कहते हैं, कामधेनु कहते हैं या फिर बारहमासी कहते हैं। इसका विशेष ध्यान रहे, 3 नाम है इसके, चमनवती, कामधेनु और बारहमासी। बारहमासी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 12 महीने बहती है।
जो चंबल नदी है ना साथियों, ये 12 महीने बहती है, इसलिए इसे 12 मासी कहते हैं। समझ गए आप बात को। अब देखो आप चित्र देख रहे होंगे, बहुत ज़्यादा गहरी है, बहुत ज़्यादा इसके चारों तरफ जो है हरियाली है, और मगरमच्छ और घड़ियाल बहुत ज़्यादा मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। घड़ियाल तो बहुत ही ज़्यादा मिलते हैं, और यहाँ पर एक ऊद बिलाव मिलता है जिसको आगे बताऊँगा मैं आपको। तो ये तीनों नाम हो गए इसके प्राचीन। इसे कामधेनु इसलिए कहते हैं क्योंकि 12 महीने बहती है। कहाँ से निकलती है? जनापाव की पहाड़ी से निकलती है, जो किसके भाग है? विंध्याचल श्रेणी के भाग है, ठीक है। ये उसके बाद में उत्तर दिशा में बहती है और एक लंबा और सकड़ा मार्ग बनाती है। लंबा और सकड़ा इसलिए बनाती है क्योंकि इसके दोनों तरफ क्या है? ग्रेनाइट की चट्टानें हैं जो कि फिक्स है, उनका अपर्दन कम होता है, इसलिए इसका मार्ग, इसका जो चौड़ाई है वो कम है, लेकिन इसकी गहराई बहुत ज़्यादा है। कोटा में एक गाज का निर्माण करती है, कोटा के अंदर ये एक गहरी खाई का निर्माण करती है, ठीक है ना। और इसी के ऊपर एक चूलिया जलप्रपात है। क्या है इसके ऊपर? एक चूलिया जलप्रपात है, एक वाटरफॉल है, एक झरना है। झरना क्या होता है? जब पानी किसी पठार से नीचे गिरता है, नीचे गिरती है, कोई नदी किसी पठार से नीचे गिरती है तो उस समय क्या होता है? वो एक झरने के रूप में हमें दिखाई देता है, और उसे ही बोलते हैं हम एक चूलिया जलप्रपात है। इस प्रकार का झरना जो किस पर है? चंबल नदी पर है। तो आओ आगे देखते हैं। राजस्थान में ये नदी कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर और करौली यानी 6 जिलों से बहती है, पहली बात। उसके बाद में उत्तर प्रदेश के इटावा, मुरादगंज नामक जगह पर कहाँ पर मिल जाती है? यमुना में मिल जाती है। ये बात मैंने आपको बता दी है। इस पर 4 बांध बने हुए हैं, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज। इसकी मैंने आपसे चर्चा कर ली है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं काली सिंध, पार्वती, बनास, तुराई और बामनी। इसकी भी मैंने आपसे चर्चा कर ली है। अब देखो इसकी कुल लंबाई कितनी है साथियों? लंबाई को लेकर बड़ा डिस्प्यूट है। कोई बोलते हैं कि 966 किलोमीटर, 966 किलोमीटर इसकी लंबाई है, कोई बोलते हैं 1051 किलोमीटर लंबाई है। तो साथियों इसकी पुरानी लंबाई 966 किलोमीटर है और इसकी नई लंबाई 1051 किलोमीटर है। अब आप बोलोगे कि भाई सर ये क्या बात हुई, नई लंबाई पहले कम थी अब बढ़ गई कैसे? कोई लंबाई थोड़ी बढ़ रही है नदी की। तो भाई बात ऐसी है कि 966 तो अंदाजे से बताई गई थी, जबकि 1051 किलोमीटर जो है सैटेलाइट के माध्यम से, इमेज सैटेलाइट होता है ना अपना, उसके माध्यम से देखा गया है, उसके माध्यम से इसे मेजर किया गया है, तब ये नई लंबाई निकल के आई है 1051 किलोमीटर, ठीक है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि राजस्थान में लंबाई। तो साथियों राजस्थान में लंबाई एक अपनी प्रमुख पुस्तक चलती है, हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक है, और जो पुस्तक है गाइड नहीं है, इसका नाम है हरिवंश सक्सेना। उसके अनुसार 135 किलोमीटर की लंबाई राजस्थान में है। कितनी है? 135 किलोमीटर की लंबाई। दूसरा पॉइंट देखो, राजस्थान में लंबाई में ही दूसरा पॉइंट है प्लानिंग ऑफ वाटर रिसोर्सेज ऑफ राजस्थान। प्लानिंग ऑफ वाटर रिसोर्सेज ऑफ राजस्थान एक रिपोर्ट आई थी, उसके अंदर इसकी लंबाई 226 किलोमीटर बताई गई है। कितनी बताई गई है मित्रों? 226 किलोमीटर। बात समझ गए आप? प्लानिंग ऑफ वाटर रिसोर्सेज ऑफ राजस्थान एक नई हमारी क्या आई है? रिपोर्ट आई है। उसके अंदर राजस्थान में चंबल नदी की लंबाई कितनी बताई है? 226 किलोमीटर, ठीक है ना। कई जगह आप 322 किलोमीटर लंबाई भी देखोगे। तो साथियों 322 किलोमीटर जो लंबाई है वो आपके कोटा, जो हमारे चित्तौड़गढ़ है, कोटा है, उसके बाद बूंदी है, उसके बाद सवाई माधोपुर है, करौली है और धौलपुर है। जो टोटल लेंथ है यानी हमारे राजस्थान के 84गढ़, चित्तौड़गढ़ से लेकर पीनाहट मैंने बताया था, पीनाहट से नदी बाहर निकलती है धौलपुर में। तो यहाँ से यहाँ तक की जो कुल लंबाई है ये है 322 किलोमीटर। बात समझ गए क्या आप? और 135 किलोमीटर जो लंबाई है ये आपके राजस्थान के अंदर बहती है, यानी एक तरफ इसके कोटा है और एक तरफ बूंदी है, इस तरफ यानी दोनों तरफ राजस्थान है, तो 135 किलोमीटर है। सवाई माधोपुर के बाद में आप देखोगे एक तरफ मध्य प्रदेश है और दूसरी तरफ राजस्थान है, यानी ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा बनाते हुए आगे निकलती है। तो टोटल लेंथ है 322, राजस्थान में है 135। टोटल जो प्योर राजस्थान में बहती है कि दोनों तरफ राजस्थान के ज़िले हैं तो 135 किलोमीटर। और प्लानिंग रिसोर्सेज ऑफ राजस्थान जो है, वाटर रिसोर्सेज की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार 226 किलोमीटर है। कितना है प्यारे मित्रों? 226 किलोमीटर। अब देखो इस नदी के ऊपर एक हैंगिंग ब्रिज बना हुआ है। कौन सा ब्रिज बना हुआ है? हैंगिंग ब्रिज। देखो ये हैंगिंग ब्रिज आपको दिखाई दे रहा है इस चित्र में, ठीक है ना। यानी 3 और 3 6 6 लेन हाईवे है ये, ठीक है ना। तो ये कहाँ पर है? कोटा में है। कौन सी नदी पर है? चंबल नदी पर। अब आपको ये बताना है, आपको ये देखना है, ये आपके लिए होमवर्क है। क्या है आपका होमवर्क? कि ये जो हाईवे है, ये जो नेशनल हाईवे है, ये कौन सा नेशनल हाईवे है? ये आपके लिए काम है। चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी का नाम पूछे तो उसका नाम है बनास नदी। बनास नदी जो है चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी है प्यारे मित्रों।
जो ये नदी है चंबल नदी, ये सर्वाधिक अवनालिका अपरदन करती है। अवनालिका अपरदन को इंग्लिश में बोलते हैं गुली, GULLY, गुली इरोजन। क्या बोलते हैं? गुली इरोजन बोलते हैं, अवनालिका अपरदन कहते हैं इसे, ठीक है ना। ये सबसे ज़्यादा कौन करती है? हमारी चंबल नदी करती है। अब अवनालिका अपरदन क्या होता है ये समझो एक बार। जैसे मान लो ये एक नदी है जिसका नाम है बनास नदी। बनास नदी का ये पार्ट है, मतलब पार्ट का मतलब होता है उसकी चौड़ाई, कि वो कितनी चौड़ाई में बहती है जब पानी ज़्यादा आता है तब। अब मान लो वर्षा ऋतु आ गई और वर्षा ऋतु में बारिश ज़्यादा हो गई बनास बेसिन में, तो पानी ज़्यादा आ गया, तो ये पानी क्या है, इस पार्ट की चौड़ाई को बढ़ाकर यहाँ तक ये पानी बहने लग गया, यानी इस नदी की क्या बढ़ गई? चौड़ाई बढ़ गई है, ठीक है ना। तो ये तो होता है क्योंकि दोनों तरफ क्या है, इस जगह क्या है, रेत के भंडार हैं, तो रेत क्या बह जाती है, और रेत क्या बह जाती है। तो इसका जो पार्ट होता है ना, पहले तो इतना ही चौड़ा था, लेकिन पानी ज़्यादा आने की वजह से इतना चौड़ा हो गया। तो ये तो होता है सामान्य अपरदन। लेकिन जब चंबल नदी की बात करते हैं तो इसकी एक खास बात है, जहाँ ये नदी बहती है, इस नदी के दोनों तरफ यहाँ पर जो है ग्रेनाइट की चट्टानें हैं। किसकी चट्टान है? ग्रेनाइट की चट्टानें हैं भाई यहाँ पे। अब देखो, अब इस नदी में अगर मान लो पानी ज़्यादा आ गया वर्षा ऋतु में, और पानी ज़्यादा आता है ये खतरे के निशान से ऊपर से बहती है ये हमेशा वर्षा ऋतु में। तो अब दोनों तरफ जो ग्रेनाइट है, अब ग्रेनाइट क्या है कि इस ग्रेनाइट का जो है अपरदन नहीं होता है, होता है तो बहुत कम होता है, लेकिन रेत का अपरदन बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए ये नदी में जब पानी ज़्यादा आता है तो ये नदी की चौड़ाई नहीं बढ़ती है, इसकी गहराई जो है ना वो और ज़्यादा होने लग जाती है। यानी चंबल नदी क्या करती है, दोनों तरफ ग्रेनाइट होने की वजह से उन्हें नहीं काट पाती, तो किसको काटती है? अपना जो गहरा होता है ना हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा है, उसको और ज़्यादा गहरा करती जाती है। तो इस प्रकार का जो अपरदन होता है उसे बोलते हैं अवनालिका अपरदन। समझ गए आप? अवनालिका अपरदन बोलते हैं इसको, ठीक है साथियों, इसे बोलते हैं अवनालिका अपरदन। तो ये बात हुई हमारे अवनालिका अपरदन की। देखो आपसे पूछे कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा सतही जल की मात्रा किस नदी में है, तो साथियों चंबल नदी में है। आपसे पूछे कि उत्खात भूमि का संबंध किस नदी से है, तो साथियों चंबल जो नदी है उससे उत्खात भूमि का संबंध है। उत्खात भूमि को इंग्लिश में बोलते हैं बेडलैंड टोपोग्राफी। क्या बोलते हैं? बेडलैंड टोपोग्राफी। अब ये दो प्रकार की होती है, एक होता है डांग और एक होता है बीहड़। डांग और बीहड़ ये दोनों क्या है, अलग अलग है। डांग और बीहड़ पे क्या होता है कि ऐसे क्षेत्र हैं जो अनियमित पहाड़ियों के समूह हैं, और यहाँ पर क्या नहीं होता, कृषि कार्य नहीं होते हैं। यहाँ पर क्या नहीं होते हैं, कृषि कार्य नहीं होते हैं। मैंने आपको पहले बताया था, करौली को क्या बोलते हैं, डांग की रानी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डांग की रानी बोलते हैं साथियों करौली को। ये बात समझ गए आप? डांग की रानी बोलते हैं करौली को, ठीक है। तो उत्खात भूमि का मतलब है डांग और बीहड़, ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, हमारे सवाई माधोपुर और करौली के अंदर है। और कौन सी नदी से संबंधित है? हमारे चंबल नदी से संबंधित है। और यहाँ पर कृषि कार्य बिल्कुल भी नहीं होते हैं। अब देखो साथियों चूलिया जलप्रपात। साथियों चूलिया जलप्रपात जो है ये भैंसरोडगढ़ में है। और भैंसरोडगढ़ कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। किन नदियों के संगम पर है? बामनी और चंबल नदियों के संगम पर है। चंबल नदी मुख्य है, इसके एक सहायक नदी है बामनी। जहाँ पर मिलती है बामनी वहीं पर ये नदी एक जलप्रपात बनाती है जिसका नाम है चूलिया वाटरफॉल। इसकी ऊंचाई 18 मीटर है। कितनी है इसकी ऊंचाई? 18 मीटर है। और ये राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। ये देखिए आप, कितना सुंदर लग रहा है ये पानी यहाँ से बहता हुआ। यही है चूलिया जलप्रपात। बात समझ गए आप? दोनों तरफ क्या है, ग्रेनाइट की चट्टानें हैं और उसके अंदर से पानी नीचे जाता है, ठीक है। तो ये है हमारे चूलिया जलप्रपात और इसकी ऊंचाई कितनी है? 18 मीटर इसकी ऊंचाई है साथियों। तो ये है आपकी चूलिया जलप्रपात। तो साथियों आज के लिए चंबल नदी इतनी है। इसके बाद में जो चंबल नदी वाला मैटर है वो कल और देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। और आपकी जो पढ़ाई है उसको कंटिन्यू करते रहना। अगर आपको मुझसे लाइव बात करनी है, अगर लाइव मेरी क्लास लेनी है, तो शाम को 5 बजे वाईफाई 2.0, कौन सा जीरो? वाईफाई 2.0, जो आपके लिए एक समर्पित है, आपके लिए डेडिकेट चैनल है, ठीक है ना। वहाँ पर मैं आपसे लाइव मिल सकता हूँ। अगर आपको इंडियन ज्योग्राफी क्लास लेनी है मेरी, अगर लाइव क्लास इंडियन ज्योग्राफी की लेनी है, तो आप अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर जाकर RPSC सेक्शन में जाकर विष्णु कुमार जांगिड़ को फॉलो कीजिए, जिससे प्रत्येक दिन 9 बजे वहाँ पर क्लास होती है, जिसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप
ज्योग्राफी को लेकर बिल्कुल चिंता मुक्त हो जाओ। ठीक है साथियों, तो आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखना, स्वस्थ रहना, खुश रहना, मस्त रहना और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना साथियों। ठीक है, कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका 100% रिप्लाई करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।